क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। देखिए, संस्थान में तो बहुत सारा टेस्ट चल रहा है। आप लोग को पता नहीं मालूम है कि न है। मालूम है? सुनिए। एगो टेस्ट सुबह में चल रहा है, 100 क्वेश्चन का, सभी वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। एगो शाम में चल रहा है। सुबह में चल रहा है 7 से 10। सुबह में 7 से 10, 100 क्वेश्चन का, किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पे चलता है। एक दूसरा टेस्ट जो आप दे रहे हैं शाम में 7 से 9:30, ये दोनों टेस्ट सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन करवाया जाता है। इसके अलावे एक बीपीएससी का टेस्ट चल रहा है रविवार और बुधवार को सुबह में 8 से 10, जिसमें 3 टेस्ट हो चुका है। एगो ओवरऑल पीवाईक्यू का टेस्ट, एक एंशिएंट इंडिया का टेस्ट, एक मेडिवल इंडिया का टेस्ट, और एक बुधवार को जो है मॉडर्न होना है, जिसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर 1857 की क्रांति तक का क्वेश्चन रहेगा। और फिर उसके बाद अगला टेस्ट होगा रविवार को, जिसमें 1857 की क्रांति से देश के आजादी तक का क्वेश्चन होगा। बीपीएससी का चल रहा है, बीपीएससी सेंटर पे एनआईटी मोड़ के पास है, सुबह 8 से 10। आगे एक और टेस्ट शुरू हो रहा है 2 जून से। 2 जून दोपहर 12 से 2 बिहार पुलिस का ये टेस्ट है। इसमें बिहार पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम से पहले टोटल 15 टेस्ट हम लोग करवाएंगे, जिसमें एक दिन टेस्ट होगा, अगले दिन डिस्कशन। सोमवार को टेस्ट, मंगलवार को डिस्कशन, बुधवार को टेस्ट, बृहस्पतिवार को डिस्कशन, शुक्रवार को टेस्ट, शनिवार को डिस्कशन, 12 से 2। और फिर आगे संभवतः ऐसी संभावना है, देखिए कुछ चीज मतलब जो आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना ही उचित माना जाता है। तो एक टेंटेटिव है, संभावित है, जून में वैकेंसी आ सकता है, एक संभावना है। मतलब जरूरी नहीं है कि आ ही जाए, एक संभावना है। तो जब वैकेंसी आएगा ना, तो एक बिहार दरोगा का भी स्पेशल टेस्ट चलाएंगे, बिहार दरोगा का। उसके लिए टाइम हम फिक्स रखे हैं 10 से 12। 10 से 12, सुबह 10 से 12 टाइम एक बचा करके रखे हुए हैं, सुबह 10 से 12 बिहार एसआई का टेस्ट को लेकर के, समझ गए। तो संस्थान में जो है बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी तक का टेस्ट जो है आपको चलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। मतलब कौन ऐसा स्थल है जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं? कौन ऐसा स्थल है जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं? देखिए, शुरुआत के जो मानव थे, प्रारंभिक दौर के जो मानव थे, वो घुमंतु थे। प्रारंभिक दौर के जो मानव थे वो घुमंतु थे, खाना बदोश थे, शिकारी थे। वे एक जगह टिकते नहीं थे, आज यहां तो कल कहीं और, परसों कहीं और। तो लेकिन नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मानव, नवपाषाण काल में मानव, नवपाषाण काल में मानव कृषि करने लगे। नवपाषाण काल में मानव कृषि करने लगे। और जब नवपाषाण काल में मानव कृषि करने लगे, तो आप याद कीजिए, कृषि का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, मतलब गेहूं चावल उत्पादन का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है,
वह मिला है मेहरगढ़ से। तो मानव गेहूं चावल का उत्पादन मेहरगढ़ में करना शुरू किया था। और जब आप गेहूं चावल लगाते हैं तो फिर आपको अस्थाई तौर पर रहना पड़ता है। जब आप गेहूं चावल लगाते हैं तो आपको अस्थाई तौर पर रहना पड़ता है एक जगह। तो जब मानव नवपाषाण काल में कृषि कार्य करने लगे तो फिर मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ और मानव अस्थायी तौर पर रहने लगे। इसका पहला प्रमाण अगर देखा जाए तो मेहरगढ़ से ही मिला है। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। वहीं से मानव के अस्थायी तौर पर जीवन जीने का प्रमाण मिला है। तो मेहरगढ़, धोलावीरा है, कालीबंगा है। धोलावीरा और कालीबंगा हड़प्पाई स्थल है, जिसमें धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। धोलावीरा से जो है आपको एक स्टेडियम का प्रमाण मिला है और कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? देखिए, जहां तक ऋग्वेद का सवाल है, आ जाइए। अरे बैठने दीजिए जी, बैठ रहा है, बैठने दीजिए। आए जबरदस्ती बैठने दीजिए। सुनिए, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? देखिए, ऋग्वेद का जहां तक सवाल है, अलग अलग स्रोत अलग अलग डाटा देता है। स्पेशली प्राचीन भारतीय इतिहास में डाटा में वेरिएशन मिलेगा। स्पेशली प्राचीन भारतीय इतिहास में डाटा में वेरिएशन मिलेगा। लेकिन संभवतः एनसीईआरटी ये लिखता है कि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, 25। और ऋग्वेद में जो 25 नदियों का उल्लेख है उसमें गंगा का भी उल्लेख है, यमुना का भी उल्लेख है। तो ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती, इन तमाम नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में भारत में बहने वाली नदियों का उल्लेख तो है ही। भारत के साथ साथ कुछ ऐसी नदियां हैं जो पाकिस्तान में बहती है, उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में है। कुछ ऐसी नदियां हैं जो पाकिस्तान में बहती है, उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में है। जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, ये सब सिर्फ भारत में नहीं बहती है, बल्कि ये सब भारत में बहने के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहती है। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों का भी उल्लेख है। जैसे अफगानिस्तान में एक काबुल नदी बहती है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। अफगानिस्तान में एक कुर्मू नदी बहती है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो अफगानिस्तान में बहने वाली जो काबुल नदी है, जिसे कुबा भी कहा जाता है, और अफगानिस्तान में बहने वाली जो कुर्मू नदी है, जिसे कुर्रम भी कहा जाता है,
इन नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। और इन नदियों का उल्लेख जो ऋग्वेद में है, इन नदियों का उल्लेख जो ऋग्वेद में है, ये नदियां कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि जो आर्य हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से भी रहा है। और बाबू, जो आर्य लोग हैं, आर्यों के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है और आर्यों के बारे में जो सबसे सटीक जानकारी है, जो सबसे पुख्ता जानकारी है, वो हमें ऋग्वेद ही देता है। आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी, सबसे सटीक जानकारी हमें ऋग्वेद ही देता है, हमें ऋग्वेद ही देता है। और ऋग्वेद आंसर बोलिए क्या होगा? ऋग्वेद में चिनाव नदी के लिए आस्किनी शब्द आया है। ऋग्वेद में रावी नदी के लिए परुष्णी शब्द आया है। ऋग्वेद में व्यास नदी के लिए विपाशा शब्द आया है। ऋग्वेद में सतलज नदी के लिए शत्रुदी शब्द आया है। कुभा शब्द ऋग्वेद में काबुल नदी के लिए आया है। और क्रुमु शब्द ऋग्वेद में कुर्रम नदी के लिए आया है। कुर्रम नदी के लिए आया है। कुर्रम नदी के लिए आया है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देखिए, महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं तथा जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन काल में ही उनका चचेरा भाई देवदत्त, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही उसका चचेरा भाई देवदत्त, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही उसका चचेरा भाई देवदत्त संघ प्रमुख बनना चाहता था। देवदत्त की महत्वाकांक्षाएं डे फर्स्ट से ही हिलकोर मार रहा था। मतलब जब वो बौद्ध संघ में शामिल हुए तो डे फर्स्ट से ही उनकी इच्छा थी कि वो बौद्ध संघ का प्रमुख बन जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध जीवित रहते अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किए। महात्मा बुद्ध जीवित रहते अपना उत्तराधिकारी या बौद्ध संघ का उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किए। वैसे ही पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की भी बात की जाए तो उन्होंने भी जीवित रहते अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया। अपना उत्तराधिकारी जीवित रहते किसी को घोषित नहीं किया। तो इस बात को लेकर के महात्मा बुद्ध और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब में समानता है। पूछा जाता है कभी काल कि महात्मा बुद्ध और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बीच किस बात को लेकर समानता है, तो दोनों जीवित रहते अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया। इस बात को लेकर के दोनों के बीच समानता है। महाकश्यप, आनंद, उपाली ये सब महात्मा बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। और महात्मा बुद्ध के शिष्यों में जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। और महात्मा बुद्ध स्टार्टिंग में जब उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया और जब उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो वो शुरुआती दौर में बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल नहीं किया था। महिला को लेकर उनका जो विचार था ना, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में महात्मा बुद्ध महिला को लेकर यह मानते थे महिला विनाश का एक कारण है, महिला बर्बादी का एक कारण है। हम नहीं बोल रहे हैं, आप महिला लोग हमको मत बोलिएगा। ऐसा किताब में है, ठीक है, ऐसा किताब में है। एक राइटर है
के एस लाल इतिहासकार है, खोजिएगा, वो किताब बहुत पहले चलता था, अब तो मिलबो नहीं करेगा, आप समझे। हमको लगता है 4-5 बरस पहले हम भी इलाहाबाद से खरीद कर लाए थे, पटना में कहां मिलता है। ठीक है, मतलब कहानी टाइप से था उसमें। ठीक है, तो ऐसा उनका मानना था, और आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध संघ में महिला को शामिल किया तो फिर उन्होंने कह भी दिया, अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से ज्यादा नहीं चलेगा, 500 वर्षों के बाद बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। और लगभग उनका अनुमान सही भी साबित हुआ, लगभग बौद्ध धर्म का पतन हो ही गया है। भारत की अगर आप बात करेंगे, जिस भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है, उस भारत में बौद्ध धर्मावलंबी के लोगों की संख्या 1% से भी कम है। जिस भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति तो भारत के बिहार के बोध गया में हुआ, गया जी में हुआ ज्ञान की प्राप्ति। तो वहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित किया, और भारत में बौद्ध धर्मावलंबी के लोगों की संख्या संभवतः, अगर हम सही स्मरण कर पा रहे हैं, 0.7%, 0.7%, मतलब 1% से भी कम है। 1% से भी कम है तो इसको पतन ही ना मानिएगा, इसको उत्थान थोड़े मानिएगा, समझ गए। और आनंद ने ही सूत पिटक की रचना की है, फिर उपाली विनय पिटक की रचना किया है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, मौर्य काल में जो सड़क निर्माण अधिकारी होते थे, सड़क बनाने वाले अधिकारी होते थे, मौर्य काल में जो सड़क बनाने वाले अधिकारी होते थे उसी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में जो सड़क निर्माण अधिकारी होते थे, सड़क बनाने वाले अधिकारी होते थे, उसी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। उसी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। और जो आप ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं, अब तो ग्रैंड ट्रंक रोड भी खत्म हो गया है। NH1 और NH2 को जो सम्मिलित रूप से हम लोग GT रोड कहते थे, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे, अब तो NH1 श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और NH2 असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपाई से जोड़ता है। अब का NH1 और NH2 जो अपडेटेड NH1 NH2 है, लेकिन पहले का जो NH1 NH2 था वह GT रोड कहलाता था। जो GT रोड बंगाल से लेकर पेशावर तक था, जो GT रोड बंगाल से दिल्ली, दिल्ली से पेशावर तक था। वो जो GT रोड है ना बाबू, मौर्यकालीन रोड है। उस GT रोड की संकल्पना सर्वप्रथम मौर्य काल में हुई थी, और मौर्य काल में उस रोड को राजपथ कहा जाता था। मौर्य काल में उस रोड को राजपथ कहा जाता था, राजपथ कहा जाता था। आगे चल करके उसको एक नया रूप शेरशाह सूरी ने दिया, और शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही वो रोड GT रोड कहलाया। और फिर आगे चल करके लॉर्ड ऑकलैंड ने उसका पुनर्निर्माण करवाया या मरम्मत करवाया। आप इस बात को समझिए, प्राचीन काल में भारत में जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, मतलब राजाओं का शासन था, उस राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में पहली सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का उद्भव मौर्य काल में ही हुआ। फिर वहीं से प्रशासनिक व्यवस्था में धीरे धीरे चेंजिंग आया, और आज हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों को जानते हैं। पहले राजा होता था, राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद होता था। आज भी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है। उस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री है।
तो वही चीज तो परिवर्तित रूप में आज है। जबकि अंग्रेज कहता है कि नहीं, भारत में शासन प्रणाली को हम जन्म दिए, ये सरासर गलत है। तो जैसे आज जो सड़क निर्माण करता है, सड़क परिवहन मंत्री कहलाता है, तो उसी प्रकार से जो आपको सड़क निर्माण अधिकारी होते थे उसको एग्रोनोमाई कहा जाता था, और मौर्य काल में माप तौल करने वाला जो अधिकारी होता था उसको पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। पोतवाध्यक्ष कहा जाता था, पोतवाध्यक्ष। और फिर आपको अलग अलग विभाग के अधिकारी को अलग अलग पदवी जो है आपको दिया गया था। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे ना, उसको वारियम कहा जाता था। जैसे पोन वारियम है, एडी वारियम है, टोट वारियम है, संवत्सर वारियम है। इसमें उद्यान प्रशासन ना, उद्यान प्रशासन को देखता था टोट वारियम। टोट वारियम उद्यान प्रशासन को देखता था। फिर वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव के प्रशासन को संवत्सर वारियम देखता था। फिर पोन वारियम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है तालाब, सिंचाई से संबंधित कार्यों को देखता था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसकी सभा को अलंकृत करते थे? देखिए, आपको जब आप दक्षिण भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो दक्षिण भारतीय इतिहास में आप लोगों को एक चालुक्य वंश के विषय में पढ़ना होता है। दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, इस सब के बारे में पढ़ना होता है। तो गुजरात में चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का शासन रहा है। गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के सबसे महान शासक हुए जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के दरबार को ही सुशोभित करते थे हेमचंद्र। आगे चलकर जयसिंह सिद्धराज के बाद अगले शासक बने कुमारपाल। कुमारपाल के सभा को भी अलंकृत करते थे हेमचंद्र। तो हेमचंद्र की अगर बात की जाए तो जो हेमचंद्र थे वे जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों की सभा को अलंकृत करते थे। आंसर हो जाएगा बी और सी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? इक्ता प्रदान किया था। इक्ता प्रदान किया था। इक्ता का क्या मतलब होता है जानते हैं बाबू? एकदम सरल भाषा में इक्ता का मतलब अगर हम आपको समझाएं, एकदम सरल भाषा में इक्ता का मतलब अगर हम आपको समझाएं तो सरल भाषा में इक्ता का मतलब होता है भूमि का एक बड़ा टुकड़ा। सरल भाषा में इक्ता का मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा, भूमि का एक टुकड़ा। देखिए बाबू, आपको जो है मोहम्मद गौरी, जिसे कि भारत में इस्लामी सत्ता का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी, जिसे कि भारत में इस्लामी सत्ता का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी, जिसे कि भारत में इस्लामी सत्ता का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी जब भारत में कुछ क्षेत्र का विजय किया, मोहम्मद गौरी जब भारत में कुछ क्षेत्र का विजय किया तो मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख सेनापति हुआ करते थे।
याल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। वैसे तो उनके पास अनेकों सेनापति था, लेकिन 3 प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, याल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। इन तीनों प्रमुख सेनापतियों में भी सबसे विश्वसनीय मोहम्मद गौरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गौरी भारत में कुछ क्षेत्र का विजय किया, तो भारत में विजित क्षेत्र मोहम्मद गौरी ने इक्ता के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। इक्ता के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। तो भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत अगर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ने किया है, और मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्तेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। लेकिन वहीं अगर बात दिल्ली सल्तनत की करें हम लोग, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कथने। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। सुनिए, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी बड़ी लालची व्यक्ति था और बहुत महत्वाकांक्षी था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत लालची और बहुत महत्वाकांक्षी था। स्टार्टिंग में तो अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ी हुई थी कि वो सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन उनके सलाहकारों ने उन्हें समझाया, उनके सलाहकारों ने उन्हें समझाया नहीं। जब सिकंदर विश्व विजयी अभियान पर जीता था तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी और आज की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो अलाउद्दीन खिलजी समझदार थे, बात समझ गए, तेज प्रताप नहीं थे। देखिए, अच्छे सलाहकारों का होना बड़ी जरूरी है। अच्छे सलाहकारों का होना बड़ी जरूरी है बाबू, या नहीं तो अच्छे सलाहकार आपको नहीं मिलते हैं। तो अपने से डिसीजन लीजिए, समझे? जो अच्छा लगता है वो कीजिए, स्वयं डिसीजन लीजिए। क्या होगा? स्वयं के डिसीजन में गलती होगा तो सीखेंगे, सही होगा तो बल्ले बल्ले हैं, क्या दिक्कत, समझे? हमको लगता है कि सलाहकार रखना, पता नहीं, हमको तो उचित नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, गड़बड़ हो जाता है। अपने मन से कीजिए, जो बढ़िया लगता है करते रहिए अपना, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकारों ने उन्हें समझाया। अलाउद्दीन खिलजी बड़ी दूरदर्शी भी था, समझ गए वे बात को, फिर विश्व विजयी अभियान को त्याग दिए। लेकिन उन्होंने उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान शुरू किया और अलाउद्दीन खिलजी पूरे उत्तर भारतीय राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिए। और जब पूरे उत्तर भारतीय राज्यों को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य में मिला लिए, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जब उत्तर भारतीय राज्यों के अभियान पर थे तो उस दौरान मंगोल आक्रमण भी हो रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली पर बार बार आक्रमण भी कर रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल आक्रमण को भी दबाना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी साम्राज्य विस्तार करना उनकी इच्छा थी। परंतु मंगोल आक्रमण से इतना विचलित हो गया अलाउद्दीन खिलजी कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह निर्णय लिया कि हम दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करेंगे, परंतु वहां से सिर्फ धन प्राप्त करेंगे,
वहां पर प्रत्यक्ष तौर पर हम शासन नहीं करेंगे। हम दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करेंगे, वहां से सिर्फ धन प्राप्त करेंगे, वहां से सिर्फ धन प्राप्त करेंगे और वहां पर प्रत्यक्ष तौर पर शासन नहीं करेंगे। बड़ी दूरदर्शी था वो। और वैसा कोई भी भारतीय शासक जिसने यह सोचा कि हम दक्षिण भारतीय राज्यों पर शासन करेंगे, उसका विनाश हो गया। उसका उदाहरण है औरंगजेब। लेकिन समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब ऐसे शासक हुए जो ये सोचकर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किए कि वहां से धन की प्राप्ति करेंगे। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला सही या गलत? दूसरा सही या गलत? आंसर ए सही है, परंतु आर गलत। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ है? देखिए, विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है, यह सब मंदिर बना है कृष्णदेव राय के समय। कृष्णदेव राय के समय पूरे विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य का शासन 1336 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक रहा है। लगभग 225 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य का शासन रहा है। उस 225 वर्षों के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय में ही हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। और कृष्णदेव राय का जहां तक सवाल है, इन्हीं के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से ही है। कृष्णदेव राय भी स्वयं तेलुगु भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय भारत की यात्रा पर आया था। और जब विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय हुआ करते थे, उसी समय बाबर ने भारत पर आक्रमण करके मुगल वंश की स्थापना किया। और बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कुछ हिंदू शासकों का वर्णन दिया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिन हिंदू शासकों का वर्णन दिया है, उसमें मेवाड़ के शासक राणा सांगा का वर्णन उन्होंने दिया है। और उसमें विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का भी वर्णन दिया है। और जो बाबू आपको कृष्णदेव राय को बाबर ने उस समय के भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक बताया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को उस समय के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। पूछा जाता है ये सब प्रश्न, समझिएगा। खैर, अब तो मतलब बिहार एसआई में स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही आप देखिएगा, मध्यकालीन जो है ना के बराबर पूछा जाता है। पूछा भी जाता है एगो दूगो, ठीक है, दूगो से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, समझ गए। लेकिन हाँ, एक बात बोलना चाह रहे हैं, बिहार दरोगा का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, देखिए, जब तक ये अध्यक्ष है, क्वेश्चन का लेवल लगभग ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो 1800 समथिंग पोस्ट के लिए आने वाला है वैकेंसी, उसमें क्वेश्चन का लेवल इससे थोड़ा अच्छा रहेगा। और उस एग्जाम में भी 10 के आसपास मैथ और कुछ इंग्लिश पूछे जाने की संभावना है।
अभी तक के जानकारी के अनुसार इस जानकारी में परिवर्तन भी हो सकता है। आप गौर किए होंगे, हम टेस्ट में बोले भी हैं, जब 18 मई को एग्जाम था उससे 1 महीना पहले बोले हैं, हम टेस्ट में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 18 मई को इसी लेवल का क्वेश्चन आना है। और आया कि नहीं आया? तब क्वेश्चन आया? नहीं आया। तो अभी तक जो हमारी जानकारी है, मतलब जो लेवल का पूछा है 18 मई वाला, तो हम क्वेश्चन आंसर, ये देखिए हो बुआ, क्या कर रही है आप? कहाँ हैं आप? एकदम पूरा नींद मार रही है। रात में मोबाइल चलाती होगी क्या? रात भर देखो इंस्टा वीडियो, रील्स देखो, यही ना हाल होगा। सोया करो यार तुम लोग। हम 5 से 6 घंटा एक बार में सोते हैं, दिन भर मस्त रहते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं। बताइए, हमसे ज्यादा थकते हैं आप। 12 घंटा के आसपास एक दिन में पढ़ाते हैं, सुबह 8 से रात 9:30। 12 घंटा से ज्यादा ये हो जाएगा, समझी? और उसके बाद भी हम 2 घंटा पढ़ते हैं घर पे जाकर के। इस सबको कैरियर से कोई मतलब ही नहीं। तो हाँ, हाँ, तो ये बतला रहे थे, जैसे हम, अगर हम लगातार इसी लेवल का क्वेश्चन देते रहे, हर बात बोलेंगे नहीं हर बार, तो समझ जाइएगा आगामी एग्जाम में भी इसी लेवल का आएगा। अरे तुम लोग के बैच में बोले हैं यार, नहीं बोले हैं? 18 मई एग्जाम से 1 माह पहले बोले हैं हम। अगर हम क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में थोड़ा इजाफा कर दिए तो अपने तैयारी का लेवल भी उसी टाइप का बना लेना। ठीक है, जिधर बोर्ड मुड़ेगा हम उधर मुड़ जाते हैं, समझ गए ना? तो अभी तक यही सूचना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इजी टू मॉडरेट दे रहे हैं। लेकिन जैसे हमको पता चलेगा कि नहीं थोड़ा अपग्रेड होगा, हम भी अपने क्वेश्चन के लेवल में अपग्रेड कर देंगे। लेकिन हाँ, साइंस का लेवल अच्छा रहेगा, आप इस बात को जान लीजिए। साइंस इकोनॉमिक्स का लेवल अच्छा रहेगा, ये भी बात आप जान लीजिए। और इस बार जो लेवल है साइंस का, इससे अच्छा रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा, हमेशा वैसा आया है नहीं बना पाइएगा, लेकिन कंसेप्चुअल साइंस को करना होगा आपको। कंसेप्चुअल अगर साइंस नहीं करते हैं तो फिर हिस्ट्री पॉलिटी तो कंसेप्चुअल नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन साइंस और इकोनॉमिक्स वो कंसेप्चुअली आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वहां से प्रश्न भी कंसेप्चुअल ही आता है, समझे? और इकोनॉमिक्स का तो क्वेश्चन अबे करेगा 7 से 8 गो प्रीलिम्स एग्जाम में, समझ गए? और मैथ भी 10 गो रहने की संभावना है, समझे? हो गया कृष्णदेव राय। कितना पढ़िएगा कृष्णदेव राय को? निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर जो लाइन हम जो बात बोलना चाहते थे वो बोल कहां पाए? हाँ, इतिहास में एंशिएंट और मॉडर्न दो पे काम करना है। एंशिएंट और मॉडर्न दो पे काम करना है, मेडिवल छोड़ भी दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन इतिहास में एक एनसीईआरटी का वर्ल्ड हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाए, वो हम अभी टाइपिंग में दिए हुए हैं, वो आप लोग को दे देंगे जो यहां आते हैं। एक बार अभी पढ़ लीजिएगा, एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा। एगो दूगो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से रहता है, 2 गो रहता है, पीटी में 2 गो रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, समझ गए? और इतिहास में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। या फिर इतिहास में हम बोल रहे हैं संस्थान का जो पतला वाला नोट है, प्राचीन का जो पतला वाला नोट है, आधुनिक का जो पतला वाला नोट है, आधुनिक का इतना मुटको नोट है वो नहीं लेना है, जो पतला वाला नोट है वो ले लीजिए, उसको पढ़िए, क्वेश्चन लड़ जाएगा। और जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री टाइपिंग में दिए हुए हैं, टाइपिंग होकर के आएगा तो हम जानकारी दे देंगे, आप ले लीजिएगा। तो वो तीनों एकदम पतला पतला है, एकदम पतला पतला है, समझ गए? वो तीनों पढ़ लीजिएगा तो इतिहास से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे? आगे आइए,
दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, सही है या गलत? सही ना है। दीवाने मुस्तखराज वित्त से संबंधित विभाग है या राजस्व से संबंधित विभाग है? इसका गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सही है। दीवाने अमीर को ही कृषि से संबंधित विभाग है। दीवाने अमीर को ही कृषि से संबंधित विभाग है, इसका गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, यह भी सही है। दीवाने खैरात दान से संबंधित विभाग है, इसका गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था, सही है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित विभाग है। और आप याद कीजिए बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दीवान ए रियासत नामक विभाग का गठन बलबन ने नहीं किया था, बल्कि दीवान ए रियासत नामक विभाग का गठन जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। वही अगर हम लोग बलबन की बात करें तो बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। आंसर हो जाएगा इसका डी। छाप लिए हो हीरालाल साहब। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? यानी समुद्र में व्यापारिक केंद्र किस यूरोपीय कंपनी ने सबसे पहले स्थापित किया था? देखिए बाबू, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी अगर देखा जाए तो आप सब लोग जानते हैं भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाली ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ना। और जानते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। और पुर्तगालियों को समुद्रों का स्वामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर पूरा कब्जा कर लिया था। हिंद महासागर पर पूरा कब्जा कर लिया था। और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के अंतर्गत ही जो एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी आता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के दो संतान माने जाते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के दो संतान माने जाते हैं। अरब सागर में दमन और द्वीप है। अरब सागर में जो दमन और द्वीप है वहां पर व्यापारिक कारखाना पुर्तगालियों ने खोला। और पुर्तगालियों ने अरब सागर के दमन और द्वीप में व्यापारिक कारखाना खोल करके प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र दमन और द्वीप के क्षेत्र में स्थापित करने का काम किया। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। जानते हैं पुर्तगाली 1498 में आ गया था। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया। लेकिन फिर भी अंग्रेज सबसे शक्तिशाली बन गया और राज भारत में अंग्रेजों का ही रहा है। तो पटना कौन पहले आया, रिजल्ट उस पर निर्भर नहीं करता है। जनरल कंपटीशन का लड़का सामान्य तौर पर यह सोचता है हमसे जो पहले आया है उसको पहले नौकरी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो पढ़ेगा, जिसका मार्गदर्शन बेहतर होगा, जिसका नीति बेहतर होगा, जो मेहनती होगा, वो सालों 1.5 साल में नौकरी लेकर के जा सकता है। जो पढ़बे नहीं करता, जो कोहिनूर सब है, उसको 5 साल में नहीं होता है। और जानते हैं उपदेश देना बड़ी आसान है बाबू। कभी कभी हम भी आप लोग को बहुत कुछ बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं ये चीज हम अपने जीवन में लागू किए थे स्टूडेंट लाइफ में, पता चलता है ना। तो फिर गिल्टी फील होता है कि काहे इतना बोल देते हैं।
लेकिन बोलेंगे भी नहीं तो आप लोग पढ़वो नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। तो उपदेश देना बड़ी आसान है कि चीनी मत खाइए, लेकिन जब अपना बारी आएगा तो चीनी खूब कठौती के कठौती चीनी खाएंगे, समझ गए। तो ये जो कोहिनूर सब है, ये सब उपदेश देने में बहुत आगे है, कंपटीशन का पूरा ज्ञान लेकर के बैठल रहता है, लेकिन उससे एग्जाम कोनो नहीं निकलता है, क्योंकि वो किताबी ज्ञान लेवे नहीं किया है, वो कंपटीशन का ज्ञान लिया है, मास्टर का ज्ञान लिया, कौन मास्टर क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, समझ गए। तो चाय दुकान पर सामान्य तौर पर यही सब बात होता है, और जो सब बच्चा ये सब बात करे समझ लीजिए वो कोहिनूर है, समझ गए। उसका 5 साल 10 साल से पहले कुछ होने वाला नहीं है। देखिए बच्चा का मतलब क्या होता है जानते हैं? कोटा में हम देखे हैं, कोटा में हम 1 साल रहे हैं, कोटा में हम देखे हैं, कोटा के बच्चा में मतलब ये था टीचर क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, मतलब हमको अपना करना है, हमको अपने पे फोकस करना है। ये चीज पटना के बच्चों में ना है, लेकिन पटना के कुछ बच्चों में है, और जिस बच्चा में है वो जल्दी सफल होकर के भी चला जाता है। तो आप सिर्फ अपने ऊपर सोचिए, अपने को लेकर के सोचिए, अपने काम से मतलब रखिए, फालतू चीजों से मतलब रखने से कुछ होने वाला है नहीं। कोहिनूर से तो, कोहिनूर के उपदेश से तो बच करके रहिए, समझ गए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर देगा, उसका अपना बर्बादे है, आप लोग का भी बर्बाद कर देगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिए, न्यायिक संगठन, न्यायिक संगठन का मतलब होता है न्यायालय, न्यायिक संगठन का मतलब होता है न्यायालय। न्यायिक संगठन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। देश में स्थापित जो पहली न्यायिक संगठन है, कोलकाता में 1774 ईस्वी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 ईस्वी में हुआ था। वो देश में स्थापित प्रथम न्यायिक संगठन है, और उस संगठन की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग्स। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने किया है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम बाबू वारेन हेस्टिंग्स ने किया है, वारेन हेस्टिंग्स ने किया है। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने जिस न्यायिक संगठन की स्थापना की है, उस न्यायिक संगठन को सुदृढ़ रूप, उस न्यायिक संगठन को सुदृढ़ रूप कॉर्नवालिस ने दिया है। न्यायिक संगठन को सुदृढ़ रूप कॉर्नवालिस ने दिया है, और ऑप्शन में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, कॉर्नवालिस है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉर्नवालिस के साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन अगर इसी प्रश्न में कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स दोनों रहता और प्रश्न यही रहता, तो आंसर वारेन हेस्टिंग्स के साथ हम लोग जाते, वारेन हेस्टिंग्स के साथ जाते। कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर टिक करना होता है, लेकिन जो वास्तविक चीज है, जो सही बात है, वो हम आपको बताए हैं। समझ में आया? लॉर्ड कर्जन, इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है, बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड मेयो, ये एक ऐसे वायसराय हैं जिनका पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई है, और इनकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है, और इन्हीं के समय भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? देखिए 1857 की क्रांति अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति की अग्नि बंगाल प्रेसिडेंसी से उठी। 1857 की क्रांति की अग्नि बंगाल प्रेसिडेंसी से उठी, लेकिन क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। 1857 की क्रांति से मुख्य तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित था। 1857 की क्रांति से मुख्य तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित था, लेकिन थोड़ा बहुत असम भी, थोड़ा बहुत पंजाब भी, थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश भी, थोड़ा बहुत राजस्थान भी, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र भी, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश भी, और थोड़ा बहुत ओडिशा भी प्रभावित था। तो 1857 की क्रांति से ये भी तमाम क्षेत्र प्रभावित थे, जिसमें असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व
असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया। पंजाब से वजीर खान ने किया। हिमाचल प्रदेश से राणा प्रताप सिंह ने किया। राजस्थान से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने किया। महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ने किया। तो कहने का मतलब यह है कि 1857 की क्रांति से मुख्य तौर पर तो बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित था, लेकिन उसके अलावे भी और भी कई सारे राज्य प्रभावित थे, जहां से अलग अलग नेताओं ने 1857 की क्रांति को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून बनाकर अपराध घोषित कर दिया। हाँ, आप सब लोग सती प्रथा जानते हैं। सती प्रथा एक क्रूर और अत्याचारी प्रथा थी, निर्दयी प्रथा थी, बेबुनियाद प्रथा थी सती प्रथा। कहीं पे ही नहीं लिखा हुआ है कि हस्बैंड मर जाएगा तो बीवी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी हस्बैंड के मरने पर जो है बीवी को हस्बैंड के साथ ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा जाता था। राजा राम मोहन राय की भाभी को सती होना पड़ा था। क्या नाम था? अलका मंजरी। राजा राम मोहन राय की भाभी को सती होना पड़ा था और फिर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद किया। उन्होंने लेख लिखना शुरू किया संवाद कौमुदी में, और सती प्रथा का अंत उन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर किया। सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ और फिर आगे चलकर 1830 ईस्वी में सती प्रथा का अंत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से हुआ। सही है ये। दिमाग हिल गया जी। आज जो है ना खाना थोड़ा सा ही खाए हैं, 4 बजे खाए हैं, 4 बजे खाए हैं। अरे यार बैच सब जो है ना, एगो मास्टर नहीं था तो बैच मैनेज करना पड़ा। मास्टर नहीं रहता है तो हम ही पर लोड पड़ जाता है। आइए, तो ये सही है। आगे सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। हां, ये भी सही है। देखिए बाबू, विधवा महिला को आज भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। अब तो धीरे धीरे करने लगा है। जो महिला विधवा हो जाती है ना, उसका जीवन नरक हो जाता है। ना उसको घर वाला एक्सेप्ट करता है, ना ससुराल वाला। तो ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल के समाज सुधारक थे। उन्होंने यह देखा कि विधवा महिलाओं की स्थिति तो बहुत दयनीय है और हिंदू धर्म में महिला हो या पुरुष सभी को एक ही विवाह करने का अधिकार होता था। हिंदू धर्म में महिला हो या पुरुष सभी को एक ही विवाह करने का अधिकार होता था। तो अब हिंदू धर्म की महिलाएं विधवा होने के बाद अलग थलग पड़ जाती थी, उसका जीवन नरक बन जाता था। तो विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार दिलाने को लेकर ईश्वरचंद विद्यासागर ने आंदोलन चलाया और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से ही लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया, जिसके तहत हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को दूसरा विवाह करने का अधिकार मिला। लेकिन कोई विधवा महिला से विवाह करता ही नहीं था। तो फिर ईश्वरचंद विद्यासागर अपने बेटा का विवाह विधवा महिला से करवाया। फिर लोग उसको देखकर प्रेरित हुए और फिर विधवा महिलाओं का विवाह होने लगा। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। हाँ, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी।
और आर्य समाज का काम था हिंदू धर्म और हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे। लेकिन राधाकांत देव सती प्रथा के समर्थक थे। राधाकांत देव सती प्रथा के समर्थक थे। ये विरोधी थे, राधाकांत देव सती प्रथा के समर्थक थे। आंसर होगा डी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। 1905 होगा कि 4 ना होगा? सही कीजिए। देखिए बाबू, 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक में 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया। वही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। उसका भी संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर को ही माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और जानते हैं बाबू, एक बात सुनिए, अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था। और भारत में अगर क्रांतिकारी आंदोलन की बात की जाए तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बात की जाए तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। आधुनिक काल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में महाराष्ट्र से हुई है। और इस आंदोलन की शुरुआत चित्तपावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने किया था। चित्तपावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने किया था। और जो बाल गंगाधर तिलक थे वो भी चित्तपावन ब्राह्मण ही थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो भी चित्तपावन ब्राह्मण ही थे। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की अगर आप बात करेंगे ना तो अलग अलग स्रोत अलग अलग लिखता है। कुछ स्रोत लिखता है बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई है। कुछ स्रोत लिखता है बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई है। लेकिन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई है और यह घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। और बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई तो इस घोषणा के तहत बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। इस घोषणा के तहत जो है बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था, उसमें बांग्लादेश आता था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था, उसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र आते थे। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इस बंगाल विभाजन के खिलाफ ही कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन की शुरुआत किया। स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन की शुरुआत किया। 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है। और हां, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 और बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है। और बंगाल विभाजन लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, समझिएगा। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का जो वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उस दौरान ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौता को इतिहास में लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के तहत क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। लखनऊ समझौता के तहत मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को यह आश्वासन दिया कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को यह आश्वासन दिया कि हम कांग्रेस को देश की आजादी के आंदोलन में साथ देंगे। बदले में कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार लिया।
मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिए गए थे, लेकिन शुरुआती दौर में उसे कांग्रेस स्वीकार नहीं किया। परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो गतिरोध था, उस वजह से स्वतंत्रता आंदोलन पुरजोर तरीका से नहीं चल पा रहा था। तो कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन को पुरजोर तरीका से चलाना चाहता था। इसी वजह से कांग्रेस ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब यह हुआ तो इसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। और जानते हैं, अगर ये नहीं होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। ये हो गया, इसी वजह से भारत का विभाजन हुआ। अगर ये नहीं होता तो आप विश्वास मानिए, भारत का विभाजन नहीं होता। ये हो गया, इसी वजह से भारत का विभाजन हुआ। यही दूरगामी परिणाम है। समझ गए? आंसर बताइए। आए? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? नेहरू रिपोर्ट देखिए बाबू, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट की बाबू अगर हम लोग बात करें तो जो नेहरू रिपोर्ट है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आई। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट में कहीं भी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट में कहीं भी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं की गई थी। और इस रिपोर्ट में कहीं भी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं की गई थी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। पंडित नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यानी पिताजी यानी बाप, रिपोर्ट तैयार किया, बेटा नहीं मान रहा है, कर ना, डोमिनियन स्टेट्स हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए पूर्ण आजादी। और फिर पंडित नेहरू ने ही 1929 के कांग्रेस के लाहौर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया। तो नेहरू रिपोर्ट में कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। अब इसके बाद अल्पसंख्यक मतलब जिस समुदाय की संख्या कम है, अल्पसंख्यकों के लिए जो है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी कि अल्पसंख्यकों के लिए जो है कुछ सीट रिजर्व रहे, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सीट रिजर्व रहे। तो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सीट रिजर्व करने की मांग की गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों की संयुक्त मांग की गई थी। और ध्यान दीजिएगा, आप अगर आप मौलिक अधिकार की बात कीजिएगा, मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही की गई थी। लेकिन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में मौलिक अधिकार की मांग 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में की गई थी, जिस कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकार की मांग थी मौलिक अधिकार की मांग। सही है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद रास्ता का गठन किया। देखिए, नेपाल के तराई क्षेत्र में बकरी का टापू था।
नेपाल के तराई क्षेत्र में बकरी का टापू था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का गठन वहां पर जयप्रकाश नारायण ने किया था, जेपी ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई ना, तो कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण को भी बंद किया गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। वे दीपावली उत्सव का फायदा उठाते हुए दीवार फांद कर भाग गया और नेपाल पहुंच गया, और नेपाल में आजाद दास्ता का गठन किया, और आजाद दास्ता के जरिए जो है भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने का काम जयप्रकाश नारायण ने किया। अब जो राम मनोहर लोहिया है, उषा मेहता है, चितू पांडे है, इन सभी का भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो का संचालन कौन किया? उषा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की गठन कौन किया? चितू पांडे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? मतलब रेफरेंडम, मतलब जनमत संग्रह। इसका मतलब है जनमत संग्रह। ये जो शब्द है ना, इसका मतलब है जनमत संग्रह। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, जानते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आई है, उसमें किन किन प्रांतों को लेकर यह कहा गया था कि वहां जनमत संग्रह करवाया जाएगा और वहां के लोगों से पूछा जाएगा कि वो भारत में रहना चाहता है या पाकिस्तान में। तो माउंटबेटन योजना में सिंध को लेकर जनमत संग्रह की बात की गई थी, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को लेकर जनमत संग्रह की बात की गई थी, और बलूचिस्तान को लेकर जनमत संग्रह की बात की गई थी। ये तीनों क्षेत्र मुस्लिम बहुल था और यहां पर जनमत संग्रह हुआ। सब लोग कहा हम पाकिस्तान में जाएंगे। इसी सब क्षेत्र को तो मिलाकर पाकिस्तान बना दिया गया है। आंसर होगा उपर्युक्त में सभी। कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू आप, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर म्यांमार है। म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में यहां पर कोको जल संधि है, और जो कोको जल संधि है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से अलग करता है। और जो कोको जल संधि है वह उत्तरी अंडमान को, विशेष तौर पर उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। तो जो कोको जल संधि है वह अंडमान और म्यांमार के बीच है। अंडमान और निकोबार के बीच कौन है? अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कौन है? लक्षद्वीप और मालदीव के बीच है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। देखिए, शिवालिक श्रेणी कहां है? शिवालिक श्रेणी हिमालय का दक्षिणी भाग, उसको शिवालिक कहते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। देखिए, हिमालय पर्वत प्रादेशिक भौगोलिक हिमालय पर्वत को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहद के दक्षिण में लघु के दक्षिण में शिवालिक। जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। और इसका निर्माण, और एक बात आप जानिए, ट्रांस हिमालय हो, बृहद हिमालय हो, लघु हिमालय हो, शिवालिक हो,
सबका निर्माण एक साथ नहीं हुआ है, अलग अलग कालखंड में सबका निर्माण हुआ है, जिसमें अगर हम लोग शिवालिक की बात करें तो शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण सेनोजोइक एज में हुआ है। सेनोजोइक एज में उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, देखिए आपको भारत में वर्षा 4 प्रकार के मानसूनी पवन से होता है। पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से सबसे ज्यादा वर्षा 74% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। फिर इसके बाद उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से होता है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन को ही लौटता हुआ मानसूनी पवन भी कहते हैं। फिर पश्चिमी विक्षोभ से होता है, और फिर प्री मानसून या चक्रवाती मानसून से वर्षा होता है। तो भारत में वर्षा 4 प्रकार के मानसूनी पवन से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून या चक्रवाती वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन और सबसे कम चक्रवाती। अब बाबू, जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है, जिसे लौटता हुआ मानसूनी पवन कहते हैं, उसकी उत्पत्ति भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत से होती है। और यह मानसूनी पवन भारत के उत्तर पूरब से, यह भारत है, भारत का उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग है, इधर उत्तर पूरब है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और इसकी उत्पत्ति शरद ऋतु में होती है। इसकी कुछ शाखाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की जो शाखाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, या लौटते हुए मानसून की कुछ शाखाएं जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, वहां से ये शाखाएं नमी प्राप्त करती है और ये शाखाएं तमिलनाडु के तट पर आकर वर्षा कराती है। तमिलनाडु के तट पर वर्षा शरद ऋतु में होता है, नवंबर दिसंबर के माह में होता है। तो तमिलनाडु में जो मानसूनी काल होता है, मानसूनी अवधि होता है, वह नवंबर दिसंबर होता है। एक बात आप समझिएगा ध्यान से, सामान्य तौर पर भारत में मानसूनी अवधि जून से सितंबर माना जाता है। मानसूनी अवधि मतलब वर्षा की अवधि। सामान्य तौर पर भारत में मानसूनी अवधि जून से सितंबर माना जाता है, क्योंकि भारत में वर्षा जून से सितंबर के बीच में ही होता है। लेकिन तमिलनाडु में वर्षा नवंबर दिसंबर में होता है। इसी वजह से तमिलनाडु में जो मानसूनी काल माना जाता है, वो माना जाता है नवंबर दिसंबर। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटती हुई मानसूनी पवन से सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु के तट पर ही होता है। आंसर होगा तमिलनाडु। आगे आइएगा बाबू। लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? देखिए बाबू, लाल पीली मिट्टी भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उन मिट्टियों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 18% भूभाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग मुख्य तौर पर लाल होता है। इस मिट्टी का रंग मुख्य तौर पर लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लेकिन इसी मिट्टी को जब पानी में जल से संयोजित कर दिया जाता है, यानी जब इस मिट्टी को पानी में मिला दिया जाता है, तो यह मिट्टी पीला दिखने लगता है। यह मिट्टी पीला दिखने लगता है। तो इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड जैसे तत्वों की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी होती है। तो इस मिट्टी में ये सभी तत्वों की कमी होती है। और लाल पीली मिट्टी जो है 2 प्रकार का होता है। महीन कण वाली लाल पीली मिट्टी
और मोटे कणों वाली लाल पीली मिट्टी। महीन कणों वाली लाल पीली मिट्टी उपजाऊ होती है और मोटे कणों वाली लाल पीली मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। और इस मिट्टी में काजू, चाय, कॉफी, मसाला, इस सब का उत्पादन होता है। कुल निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? ऐसे तो जानते हैं जो कुल सिंचाई प्रणाली है ना, हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की है। लेकिन ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश ना है, तो ना लद्दाख के साथ मत जाइए, जम्मू कश्मीर के साथ चलिए ना। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के साथ चलिए। कुल सिंचाई प्रणाली में बाबू क्या होता है जानते हैं? कुल सिंचाई प्रणाली में बाबू क्या होता है जानते हैं? इस सिंचाई प्रणाली में बड़ा बड़ा जो झरना होता है, बड़ा बड़ा जो नदी होता है, उस नदी के पानी को मोड़ा जाता है। बड़ा झरना, बड़ा नदी के पानी को मोड़ा जाता है और उस पानी को छोटे नाला से जोड़ा जाता है। छोटे नाला से जोड़कर जो है, यानी कोई बड़ा नदी है, गौर से समझिए, कुल सिंचाई प्रणाली क्या है? कोई बड़ा नदी है, कोई बड़ा झरना है, पानी बह रही है। अब वो पानी, उस पानी को छोटे नाला, उस पानी को मोड़कर छोटे नाला की ओर प्रवाहित करना, यही कुल सिंचाई प्रणाली कहलाता है। यह हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है, हिमाचल प्रदेश की। लेकिन ऑप्शन में ना है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली देखने को मिलती है, तो ना है तो चल सकते हैं इसके साथ भी आप, कोई दिक्कत ना है। पोडू या पेंडा किस राज्य की स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? देखिए बाबू, आपको जो स्थानांतरित कृषि है उसे अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। जैसे स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि कहते हैं, हिमालयी क्षेत्र में खील कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी या ओनम कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहते हैं, राजस्थान में वात्रा या वाल्तरे कहते हैं, ओडिशा में कोमान, बिंगरा, ब्रिंगा या पामाडीबा कहते हैं, झारखंड में कुरुबा कहते हैं, मेघालय में बोगमा कहते हैं, मणिपुर में पामलू कहते हैं। समझे? तो आंसर क्या होगा? भारत में अधिकांश कोयला किस सेल समूह में मिलता है? भारत में अधिकांश कोयला अगर देखा जाए तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में मिलता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान में। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा कोयले के किस प्रकार में पाया जाता है? अच्छा एक बात बताए, कोयला कितना प्रकार का? 4, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिस कोयला में कार्बन की जितनी अधिक मात्रा, वो कोयला उतना बेहतर माना जाता है, और जो कोयला, जिस कोयला में कार्बन की जितनी कम मात्रा, वो कोयला उतना खराब माना जाता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन का मात्रा है एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में ना लगभग 90% के आसपास। कुछ स्रोत लिखता है 86 से 92%, कुछ स्रोत लिखता है 92 से 97%। तो इसी वजह से हम लगभग 90% बोल दिए हैं। एंथ्रासाइट कोयला में लगभग 90% के आसपास जो है आपको कार्बन होता है। और सबसे कम कार्बन किस में? पीट में ना। सबसे कम कार्बन पीट में ना। और इसके बाद जो लिग्नाइट कोयला है सब जगह मिलता है? नहीं मिलता है। लिग्नाइट कोयला सब जगह नहीं मिलता। बहुत रईस इलाका सब में जो है बहुत कम जगह पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कहां किया गया? जूट 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 समझते हैं? जूट जिसे भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जूट। भारत में प्रथम जूट कारखाना पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 ईस्वी में
जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित किया गया है। जॉर्ज ऑकलैंड, भारत में पहला जूट मिल 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित किया गया है। और जो जूट उद्योग है, जूट उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जूट से बनने वाले सामान जैसे बोरा, रेड कारपेट, श्रृंगार प्रसाधन, ये सब बनाया जाता है। इस तरह भारत में प्रथम रासायनिक उर्वरक की स्थापना कब किया गया है? भारत में प्रथम रासायनिक उर्वरक की स्थापना तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में किया गया है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड, एक बात समझिएगा बाबू सोना, समझिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड बंगाल से पेशावर, बंगाल से दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, यही है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, अब इस एनएच में NH1 और NH2 बताएं ना, NH1 श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो गौर फरमाइएगा, NH1 श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो कहीं पर बंगाल, दिल्ली, पेशावर की बात आ रही है। NH2 असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपांग से जोड़ता है या तुईपाई से जोड़ता है। कहीं पर बंगाल की बात आ रही है, बंगाल, दिल्ली, पेशावर की बात आ रही नहीं। पहला ऑप्शन कटेगा, हाँ या ना? हाँ। NH44 और NH19, NH44 का जहां तक सवाल है, NH44 देश का सबसे लंबा NH है। ये NH श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक NH44 का विस्तार है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली, दिल्ली से इंटरकनेक्ट कर रहा है। फिर NH19, NH19 की अगर हम बात करें तो जो NH19 है वह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो गौर फरमाइएगा, NH44 भी कहीं ना कहीं दिल्ली और NH19 भी दिल्ली को कोलकाता से जोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और यही इसका परफेक्ट उत्तर भी होगा। भारत में मूंगा चट्टान स्थल है। भारत में मूंगा चट्टान कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती, मन्नार की खाड़ी में भी, लक्षद्वीप में भी, इनमें सब में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य कौन है? अपना बिहार। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साक्षर केरल। लेकिन जो नया डाटा आया, कुछ मालूम है? क्या मालूम है? भारत का प्रथम पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम ना। तो हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रथम पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम। कौन बना है? मिजोरम। ऐसे 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरल, ऐसे वर्तमान आंकड़ों के अनुसार मिजोरम। ये प्रश्न आ सकता है, मिजोरम वाला प्रश्न आ सकता है। इसको विशेष तौर पर हम करंट में आप लोगों ने पढ़ा है, करंट में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है ना। 97% है, 97%। सर्वप्रथम किसके लिए? जनजातियों के लिए। सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम किसके द्वारा जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया? जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा ने किया है। इसी वजह से ठक्कर बप्पा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे
कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बेनेगल रामा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। समझ गए? बताइए तो फटाफट। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, संविधान सभा के सचिव HBR आयंगर, HBR आयंगर, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी, LN मुखर्जी। संविधान मूल तौर पर अंग्रेजी में लिखा गया था, इसके कैलियोग्राफर या इसके सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान जो मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? वसंत कृष्ण वेद्य, वसंत कृष्ण वेद्य। संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया? हाथी को। किसे अपनाया? संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, कौन कौन? HC मुखर्जी और VT कृष्णा मचारी। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? देखिए, जानते हैं, सुनिए हीरो सब, हीरालाल सब सुनिए। देखिए, भारत जानते हैं हर चीज में मध्यम मार्ग को अपनाया है। आप कहिएगा सब चीज अमेरिका का ही कॉपी कर लिया, भारत नहीं। सब चीज ब्रिटेन का कॉपी कर लिया, ना है। कुछ ब्रिटेन का लिया, कुछ अमेरिका का लिया, ताकि कोई देश ये नहीं कहे कि आप मेरा ही पूरा ले लिए हैं। बढ़िया ना है? और हां, कॉपी भी करने के लिए दिमाग चाहिए। कॉपी भी हर कोई नहीं कर सकता है। और एक बात जान लीजिए, भारत ऐसा नहीं कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया, उठा के रख दिया। वहां से मौलिक अधिकार का कंसेप्ट लिया और भारत के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जो है चीजों को शामिल किया। तो बाबू, आपको भारत के संविधान का जो स्वरूप है, रचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक का मतलब क्या है? संरचना में संघात्मक का मतलब है, देखिए, एक संघीय शासन प्रणाली है, एक संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश उस देश को माना जाता है जहां केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का स्पष्टता पूर्वक बंटवारा देखने को मिलता है। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का स्पष्टता पूर्वक बंटवारा देखने को मिलता है। यह एक रीजन है जिस वजह से आप संविधान को संघात्मक कह सकते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था संविधान ने ही किया है। और दूसरी बात आपको यह है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होने के लिए लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। भारत में लिखित संविधान भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संविधान सर्वोच्च भी है। तो भारत का संविधान जिस तरीका से लिखा गया है ना, उसमें संघीय गुण है। संघीय गुण में होता है क्या? केंद्र और राज्य के बीच स्पष्टता पूर्वक शक्ति का बंटवारा होता है। भारत के संविधान में भी स्पष्टता पूर्वक शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच हुआ है। इसी वजह से रचना में या संरचना में संघात्मक कह सकते हैं, लेकिन भावना में एकात्मक आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब आपातकाल लागू होता है, सब शक्ति केंद्र सरकार के पास चला जाता है। दूसरी बात, जब बाबू आपको न्यायपालिका की ओर आप जाते हैं तो भारत में न्यायपालिका एकहरी और एकीकृत है। यह भी एकात्मकता की ओर झुकाव है।
इसके बाद नागरिकता, एकल नागरिकता, यह भी एकात्मकता की ओर झुकाव है। तो यही है आंसर सी। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को, देखिए प्रस्तावना को लेकर जो है ना बड़ी विवाद रहा है, प्रस्तावना बनने से लेकर अभी तक। अभी भी प्रस्तावना को लेकर विवाद है। प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसको हटाने की बात कभी कभी चलती है, बीजेपी के नेता करते हैं। एक तो पहला विवाद प्रस्तावना को लेकर यह रहा, संविधान सभा के सदस्य ही इस उहापोह में थे कि प्रस्तावना को संविधान लागू करने के साथ लागू करे या ना करे, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने अंततः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना को हम लोग लागू करेंगे, और संविधान लागू करने के साथ साथ प्रस्तावना को भी लागू किया गया। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, यह विवाद का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कभी कहा है, कभी कहा है नहीं है। पेरुवारीवाद 1960 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। आगे चलकर केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। और जब केशवानंद भारतीवाद में यह बतला दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है, तो फिर आगे चलकर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40। गांधीवादी ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जी, है समान आचार संहिता, अनुच्छेद, ये उदारवादी ना है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। अनुच्छेद 40 गांधीवादी है, अनुच्छेद 44 उदारवादी है। कृषि एवं पशुपालन, क्या 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक। 50 क्या होगा, ए लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, और बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। 15 नवंबर 2000 को हुआ। प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। सुनिए हीरो सब, सुनिए। प्राकृतिक रूप से देखिए, एक तो आप सब लोग जानते हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी शर्तें? 5। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी शर्तें हैं? 5। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें। आप समझिएगा बाबू, भारत में जहां तक नागरिकता का सवाल है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। इसकी चर्चा नागरिकता अधिनियम 1955 में है। जो 5 शर्तें, उसमें पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंशीय परंपरा के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है भूमि विस्तार, और 5वां है देशीयकरण या प्राकृतिक रूप। देशीयकरण या प्राकृतिक दोनों एक ही है। देशीयकरण या प्राकृतिक दोनों एक ही है। देशीयकरण के आधार पर
अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसे उस देश का नागरिक होना होगा जहां पर देशीयकरण से नागरिकता दी जाती है। पहला शर्त यह है। दूसरा शर्त यह है कि वो व्यक्ति अपने देश की नागरिकता त्याग दिया है, इसकी सूचना भारत सरकार को दे दिया है। तीसरा शर्त यह है कि वह भारत के संविधान में अपनी निष्ठा रखता हो। चौथा शर्त यह है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राजभाषाओं में से किसी भी एक भाषा में उसको कोई भी एक भाषा वो जानता हो। और अगला शर्त यह है कि वह अच्छा चरित्र का हो। ये सब गुण अगर किसी व्यक्ति में है तो उसे देशीयकरण के आधार पर या प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती है। और एक बात बाबू याद रखिए, देशीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिला है तो उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। देशीयकरण या पंजीकरण के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिला है तो उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। सोनिया गांधी को पंजीकरण के आधार पर देश की नागरिकता मिली है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। लेकिन अगर जन्म के आधार पर और वंशीय परंपरा के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिला है तो उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। राहुल गांधी जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, राहुल गांधी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। समझ गए? सोनिया गांधी की छीनी जा सकती है। क्या होगा आंसर? बोलिए सभी ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक क्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक क्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 यह कहता है नागरिकता प्रदान करने को लेकर या नागरिकता समाप्त करने को लेकर कानून बनाएगा भारत की संसद। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि नागरिकता प्रदान करने को लेकर या नागरिकता छीनने को लेकर कानून बनाएगा भारत की संसद। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? देखिए आप सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किए गए हैं, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिस वजह से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई। और 11वां मौलिक कर्तव्य यह जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा जरूर उपलब्ध करवाएं। एक 11 को मौलिक कर्तव्य है, पढ़ेगा? पढ़ो है पढ़ो। ये तो फट गया। देख रहा लड़की लोग इस एग्जांपल से समझिए। आप लोग जो ओवर मेकअप कर लेते हैं तो मेकअप में भी आप लोग मध्यम मार्ग को अपनाया कीजिए। आप लोग को लगता है कि ओवर मेकअप में और सुंदर लगेंगे और बदसूरत लगने लगते हैं। देखिए यहां तक कितना सुंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखिए 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ देते हैं। सुनो भाई लोग, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, पहला। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। आप लोग तो आजकल का तो देश प्रेमी ऐसा है कि मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजेगा, मुसल्लपुर हाट में ऐसा नमूना सब है, अपने सायरन बजाना शुरू कर दिया।
तुम लोग पे देशद्रोह का केस होना चाहिए। बताइए, प्रशासन सब जो है क्लास उलास बंद करवा दिया था जबरदस्ती, नहीं बंद कर दीजिए, 6 बजे के बाद क्लास नहीं लेना है। हम ऊपर में छत पे चढ़ गए थे कि सायरन का आवाज सुनेंगे। तो पता चला तुम ही लोग इतना हल्ला कर रहा था। आगे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देख रहे हैं, सुनो, स्त्री, ऐसी प्रथा का त्याग कीजिए जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है। तो जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिला को दबाया जाता है, उसको मारा जाता है, कूटा जाता है, ये गलत प्रथा है, इससे महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। तो तुम लोग अपनी अपनी बीवी को मारना मत। आजकल की बीवी मारने देगी, चढ़ के छाती पर दाल रगड़ देगी, समझा? देखता ना, काट के ड्रम में। मारने के बारे में सोचबो मत करना। आगे, हमारी सांप्रदायिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के प्रति के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। यही सब है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए बाबू, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 को पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 पढ़िए। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के क्लाउज 1 को पढ़िएगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 यह कहता है, राष्ट्रपति अपना काम स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवाता है। राष्ट्रपति अपना काम स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाता है। आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के विधि सलाहकार है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में। अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 75 का क्लाउज 3। 75 का क्लाउज 1 अगर देखा जाए तो 75 का क्लाउज 1 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और 75 का क्लाउज 2 यह कहता है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। समझ गए? निम्नलिखित राज्यों में से कहां विधान परिषद है? भारत में मात्र 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य है जहां विधान परिषद है। बाद बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। 22 राज्य में विधान परिषद नहीं है, 6 में है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? देखिए ध्यान दीजिएगा। सामान्य तौर पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 यह कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसको लेकर प्रावधान अनुच्छेद 214 करता है।
लेकिन राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन 216 के तहत होता है, परंतु राज्यों में उच्च न्यायालय को लेकर प्रावधान तो अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में है, 214 से 231 के बीच में है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को लेकर संघ शासित क्षेत्र को लेकर उच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 में है, 241 में है। और केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्रों में देखा जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मात्र 2 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है। एक है जम्मू कश्मीर और एक है दिल्ली, एक है जम्मू कश्मीर और एक है दिल्ली। बाद बाकी केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, पुडुचेरी चेन्नई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप मुंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा राज्य का हाईकोर्ट है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 127 में है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उच्च सदन, देखिए भारतीय संसदीय परंपरा में संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारत की शासन प्रणाली में या भारतीय संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, और अगर आप दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है फिर भी आप प्रधानमंत्री के पद पर या मंत्री के पद पर 6 माह तक रह सकते हैं। लेकिन आगे रहना है तो 6 माह के भीतर जो है दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री, मंत्री और महान्यायवादी, गौर फरमाइएगा, प्रधानमंत्री, मंत्री और महान्यायवादी ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान सभी सदन में नहीं कर सकता है। महान्यायवादी तो किसी सदन में मतदान नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्री भले बैठ सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, लेकिन वो मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो किसी विधेयक पर मतदान वो लोकसभा में ही करेगा, वो राज्यसभा में नहीं करेगा। अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य है तो वह मतदान राज्यसभा में ही करेगा, वह लोकसभा में नहीं करेगा। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा 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 के लिए लोकसभा में आता है। अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है, अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आया लोकसभा में और प्रधानमंत्री उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकेगा। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो जरूर मतदान करेंगे। लेकिन इनसे पहले मनमोहन सिंह थे, वे राज्यसभा के सदस्य थे, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आता था तो फिर वो उस पर मतदान नहीं कर सकते थे। समझ गए? तो आंसर बताइए ए। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए दीदी जी, लोग कैसे जा रही है? शर्म नहीं होता है जी तुम लोग को?